नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बागियों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। बागी दिल्ली में बैठे हैं, बीच में सुनने में आया कि राजेंद्र राणा चंडीगढ़ भी आए, फिर दिल्ली लौट गए। लेकिन अब बागियों को भाजपा 6 के 6 बागियों को टिकट नहीं देगी, ऐसा चर्चा भी हो रही है, कहीं न कहीं तय कर लिया गया है क्योंकि भाजपा के जो अब उपचुनाव होने होने हैं क्योंकि डिक्लेयर हो गए हैं उपचुनाव। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बागियों को कोई राहत नहीं दी है और स्पीकर के सचिवालय से रिप्लाई फाइल करने को कहा है और 6 मई की तिथि तय की गई है। ज़ाहिर है कि एक बार जो उपचुनाव की घोषणा हो जाए तो चुनाव होना स्वाभाविक है। तो बागियों को फिलहाल कोई राहत नहीं है, लेकिन इनको भाजपा सबको टिकट नहीं देगी क्योंकि इन 6 हलकों में एक विरोध शुरू हो गया बागियों के खिलाफ, भाजपा वाले खुद कर रहे हैं। और 3 हलके तो बिल्कुल ऐसे हैं, कोटलैहड़ में वीरेंद्र कंवर जी ने बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने पदयात्रा शुरू कर रखी है। रामलाल मार्कंडेय लाहौल स्पीति में चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और वो जैसे रास्ते खुलते हैं वो जा रहे हैं और प्रचार शुरू कर रहे हैं, क्योंकि घाटी में बर्फ बहुत पड़ी हुई है, रास्ते सारे बंद हैं। गगरेट में राजेश ठाकुर जो कि आरएसएस के बहुत करीबी हैं और उन्होंने भी अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इन 3 हलकों में कहीं न कहीं बागियों को बहुत बड़ी दिक्कत है, पार्टी के लिए भी दिक्कत है कि वो टिकट नहीं दे पाएगी। और बाकी 3 हलकों में धर्मशाला में सुधीर शर्मा का विरोध लगातार कर रही है भाजपा, लेकिन सुधीर शर्मा कहीं न कहीं पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं, वो कांगड़ा लोकसभा के टिकट के इच्छुक हैं। सुजानपुर में धूमल खेमा राजेंद्र राणा के स्वागत को बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि यही राजेंद्र राणा है जब धूमल साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, तो इनके कारण वो हारे हैं। वहीं पे बाकी हलकों में बड़सर में कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है इंद्रदत्त लखनपाल का। तो इन बागियों का क्या भविष्य होगा और किस तरह से अब इनकी एडजस्टमेंट होगी, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। प्रिंस शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं, ये आज हमें विश्लेषण करके बताएँगे कि क्या अब होगा, क्या परिस्थितियाँ खड़ी होंगी। तो प्रवीण जी, अचानक कई चीज़ें हो गई हैं, अब भाजपा के लोग भी कहने लगे हैं कि हम अपने नेताओं को नहीं मारेंगे, हमारे में से टिकट दो, किसी को देना अगर बदलना भी है। वीरेंद्र कंवर जी ने पदयात्रा शुरू कर दी है। बड़ा चेहरा है वो प्रदेश का, 4 बार लगातार जीते हैं, ठीक है? 5वीं बार के इलेक्शन में दिक्कत आ गई उनको। अब इसी तरह से बाकी हलकों का हाल है। आपको लगता है कि बागी लगातार संवाद कर रहे हैं कि हमें भाजपा से टिकट मिले। पार्लियामेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, राजेंद्र राणा भी पहले हमीरपुर से पार्लियामेंट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनुराग ठाकुर बहुत बड़ा चेहरा थे। उनको कहीं न कहीं चंडीगढ़ पहुँचाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन वो फिर भी टिकट उनको हाईकमान ने दिया। तो इससे स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि अपने नेताओं को भाजपा नहीं मारेगी। वही इनमें भी, विधानसभा चुनावों में भी जो 6 उपचुनाव होंगे। जी, प्रवीण जी। ये जो 6 बागी हैं और जिनकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है कि वहां पे चुनाव होंगे। सबसे पहले तो जो स्थायी फरवरी से जो एक अनिश्चितता का माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ था, उसको कहीं ना कहीं विराम लगा हुआ है, क्योंकि सबको लग रहा था कि स्टे मिल जाएगा और ऐसे कंडीशन के ऊपर जो है फिर से हिमाचल प्रदेश में उथल पुथल होगी। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था और जी, उस टाइम भी यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बागियों को अपने अंदर ना लेकर इन 6 जगहों के ऊपर उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे, क्योंकि 4 जगह ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त नेतृत्व है, जिनमें वीरेंद्र कंवर जी के बारे में तो ये कहा गया था पिछली बार कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी। अब आप ही सोचिए, क्या उन वीरेंद्र कंवर जी को हटाया जा सकता था? तब भी हम लोगों ने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इन बागियों के ऊपर भरोसा न करते हुए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि 6 की 6 जगहों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारें और वो चुनाव जीतने की कोशिश करें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो है वो लोगों के द्वारा ही फैसला होना चाहिए। इससे बीजेपी के ऊपर कोई ब्लॉट भी नहीं आता, क्योंकि अपना जो राज्यसभा का कैंडिडेट जिताना उनका फर्ज था। यहां तक भारतीय जनता पार्टी पहले बिल्कुल भी गलत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं गलती दिखी तो वो बागियों के साथ जब खड़ी हुई दिखी, तो वहां गलती पर थी भारतीय जनता पार्टी।
जी। और अब जो सिचुएशन आ गई हुई है, अब इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि वंस इलेक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट बहुत कम इंटरफेरेंस उसके अंदर करता है। तो जैसे ही 16 तारीख को चुनाव आचार संहिता की घोषणा हुई थी, तो उसके बाद ये लगभग तय हो चुका था कि बागियों को अब राहत नहीं मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी, अब नेचुरली जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब फ्यूचर के बारे में सोचेगी। अब वो बागियों के से ज्यादा सरकार को गिराने के बारे में सोचेगी, क्योंकि अगर ये 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो ऐसे कंडीशन के ऊपर वो फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाती है, सरकार को गिराने वाली सिचुएशन में। जी। दूसरी तरफ को कांग्रेस के पास जो सबसे मजबूत चीज है वो है हमीरपुर से प्रत्याशी होना, मुख्यमंत्री होना, हमीरपुर से मुख्यमंत्री होना। जी, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर 2 सीटें हैं, जो बड़सर है और जो सुजानपुर है। वहां पे मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं कि एक बार तो आपने धूमल जी गवा दिए, अब क्या दोबारा से मुख्यमंत्री गवाएंगे? बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में हमीरपुर की जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ को मुड़ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो अपने यहां पे बागी ना खड़े हो। जी। मैं आपको लाहौल स्पीति का एक एग्जांपल देता हूं। रामलाल मार्कंडे जी 1616 वोटों से हारे हैं। जी। 2007 में उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, उससे पहले वो हिविका से चुनाव लड़े। 2007 से लेके 2024 तक वो भारतीय जनता पार्टी में, पर आपसी बातचीत में वो कई बार कह देते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हारे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि 17 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां स्वीकार नहीं किया तो रवि ठाकुर जी को कैसे स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल। सेम यही सिचुएशन जो है वो आएगी बड़सर के अंदर। बड़सर में जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी से, दोनों से, कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा वोट है उनके। ऐसे में अगर लखनपाल जी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट देते हैं तो वो फिर से इंडिपेंडेंट खड़े होंगे और लखनपाल जी को सीट निकालना मुश्किल हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कि सुजानपुर के अंदर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी राजेंद्र राणा जी को माफ कर देते हैं, पर क्या सुजानपुर की जनता राजेंद्र राणा जी को माफ कर देगी? बड़ा सबसे प्रश्न बड़ा है। ये सिचुएशन तो यही है। और वैसे ही सेम सिचुएशन सुधीर शर्मा जी के साथ है कि वहां पे जो सबसे स्ट्रांग जो है वो ओबीसी प्लस एसटी है। इन दोनों वर्गों से अगर आप टिकट छीन के किसी तीसरे वर्ग को देंगे तो वो, हम ये मान के अब नहीं चल सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खूंटे से बंधी गाय की तरह है कि जिस तरफ हाँक देंगे उस तरफ चल देंगे। और बिल्कुल। अगर भारतीय जनता इससे विपरीत अगर 6 की 6 जगहों के ऊपर जो है कैंडिडेट उतारती है, और मैंने पहले भी कहा था अगर सुजानपुर में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को उतारा जाता है तो वहां के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री जाता है तो उसकी जगह उनको मुख्यमंत्री ही मिलेगा। तो हमीरपुर की 2 सीटें तो जीतती है, बाकी 4 जगहों पे भी सीटें जीत के वो सरकार बना सकती है। ऐसे कंडीशन पे फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रवीण जी, सवाल सवाल ये है, कांग्रेस को तो सिर्फ एक सीट चाहिए और ऐसी बिल्कुल। बुरी स्थिति में भी कांग्रेस नहीं है कि वो एक सीट ना जीत पाए इन 6 उपचुनावों में। अगर और धूमल मुझे जी को लगता है लेके ज्यादा आते हैं, जीतेगी कांग्रेस, कहीं ना कहीं ज्यादा अगर धूमल, जीतेगी, मैं क्योंकि वही कह रहा हूं, अगर धूमल जी, बागियों को लेके एक बहुत बड़ी सहानुभूति की लहर जो कि सरकार गिराने की कोशिश हुई है बीजेपी के माध्यम से, बागियों को आगे करके सुक्खू उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों। धन बल का जो नहीं, प्रयोग हुआ है वो बार बार कह रहे हैं, हालांकि बागी कह रहे हैं मानहानि का दावा करेंगे, लेकिन इन 6 लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने उनके हलकों में, बाकी जगह पे इनका चरित्र दिखाने की कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में। देखिए मैं कह रहा हूं कि सुक्खू जी को सहानुभूति मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। वर्तमान में एक बड़े पेपर ने सर्वे भी किया था जिसमें 53% लोगों ने सुक्खू जी के प्रति सहानुभूति दर्शाई थी। इसमें कोई दो जी। राय नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बागियों की इस हरकत को और भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ देने की हरकत को बुरा मान रहा है। परंतु ये जो उपचुनाव है, इस चुनाव में हम लोगों को एक बात बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति
नरेंद्र मोदी के प्रति अभी पॉजिटिविटी है इन लोकसभा चुनावों बिल्कुल। के चलते। और जी, जी। ऐसे कंडीशन में सिर्फ हमीरपुर की 2 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, वो भी मुख्यमंत्री की वजह से। अब मुख्यमंत्री जी, के विकल्प में भारतीय जनता पार्टी एक और मुख्यमंत्री देती है, तो ऐसे कंडीशन में फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। जी। जी, सुमित जी जुड़े हैं हमारे साथ। सुमित जी हमीरपुर पार्लियामेंट को भी देख रहे हैं। सुमित जी, बागी इस पार्लियामेंट से 4 हैं, मतलब जो कांग्रेस के हैं, बाकी तो इंडिपेंडेंट भी हैं 2, देखा जाएगा उनको भी कहीं न कहीं वो साथ देंगे भाजपा का। लेकिन बागियों की वापसी ना तो कांग्रेस में होती दिख रही है और भाजपा के भी दरवाजे पूरी तरह से उनके लिए खुले नहीं हैं। और वो पार्लियामेंट का चुनाव भी है साथ में, कहीं न कहीं बागियों के कारण इन 4 हलकों में भाजपा गेन भी कर सकती है और परेशानी में भी आ सकती है, क्योंकि उपचुनाव भी साथ हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का बागियों के लिए अब वातावरण तैयार हो रहा है भाजपा के अंदर? देखिए, हमीरपुर संसदीय ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 27 फरवरी को जो घटनाक्रम घटा था वो तो राज्यसभा के चुनाव की दृष्टिगत था, लेकिन उसके पश्चात लगातार जिस प्रकार से बागी जो थे वो भाजपा के संपर्क में रहे और लगातार रहे, कि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। गत 1.5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने इस सरकार को चलाया है, वो इस बात की प्रमाणिकता है कि उनके अपने विधायक भी उनके द्वारा चुनाव से पूर्व की हुई घोषणाओं की ना पूर्ति होने के कारण इस स्थिति में आए हैं। आज अभी जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण जी ने बताया है कि आज जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और आपने भी अपने पूर्व की विवेचना में बताया कि मई 6 को लिस्ट किया गया और जो मेन रिट पिटीशन है उसके ऊपर उनको सबको जवाब देने के लिए कहा गया है। धरातल में जो कार्यकर्ता होता है वो कुल मिलाकर के किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो इमोशनैलिटी के साथ अपने ही नेता के साथ खड़ा दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर अपने नेता का मान-सम्मान और बहुत सारे निर्णय जो केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का वरिष्ठ जन नेतागण करते हैं, उसको कार्यकर्ता मानने की स्थिति में रहता है। लेकिन आज हम इस स्थिति को नहीं कह सकते कि इनका प्रवेश, इनके चुनाव लड़ने पे क्या स्थिति चली जाएगी और नहीं होगा तो क्या होगा। पहले ये सब पूर्वानुमान में है। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि अरिथमेटिक्स जो है वो सीधा दिख रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी तो ऐसे है। लेकिन वहाँ पे तक चुनाव तक पहुँचते-पहुँचते यदि उपचुनाव हो जाता है, तो उस वक़्त तक क्या स्थिति बनती है और नेताओं के साथ जो वर्तमान संगठन खड़ा है, वर्तमान नेताओं के साथ, वो किस प्रकार से उस वक़्त की स्थिति को तैयार कर पाएगा, उस वक़्त ही हम इस पूरी स्थिति को कहने की स्थिति पे होंगे। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, वो कहीं भी ऐसी दिख नहीं रही। ठीक है, भाजपा के पास वो खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी स्थिति भी वही इस सरकार के अंदर होगी जो भाजपा विपक्ष के अंदर भूमिका निभा रही है कि भी बताओ गारंटियों का क्या हुआ? आपने कोई गारंटी पूरी नहीं की। हम अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है। चुनाव आ रहा है तो आप झूठे फॉर्मों को दोबारा भरवाना शुरू कर दे रहे हो। इस करके उस वक़्त तो राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने अपना एक विरोध जतलाया था। लेकिन उसके बाद निरंतर लगातार कांग्रेस को भी अपने अंदर इस प्रकार से कांग्रेस ने भी बहुत जल्दी की थी, मुझे लगता है। वो भी उनको लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई। अल्टीमेटली उन लोगों को लगा कि हमारे साथ जो है वो न्याय नहीं हो रहा है और हम अपने क्षेत्र की आवाज को बनाने के लिए हमें इस स्थिति में खड़ा होना पड़ेगा। वो आज की डेट में खड़े हैं। लेकिन चुनाव, उपचुनाव की क्या स्थिति बनेगी, उम्मीदवार कैसे होंगे, वो आज की स्थिति में कहना मुझे लगता है जल्दबाजी है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जरूर एक बात है कि जहाँ पे उपचुनाव यदि होगा और लोकसभा का चुनाव होगा, देश के अंदर मोदी जी का वातावरण ठीक है, अनुराग जी का वातावरण ठीक है, नीचे धरातल तक विकास के कार्य हुए हैं, उस दृष्टि को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। उपचुनाव हमारे लिए का अलग प्रकार के यदि होता है तो हमारे लिए का अलग प्रकार की परीक्षा होगी। उसके लिए कोई योजना नियोजन करना पड़ेगा तो बाद में अपने हिसाब से करके देखेंगे। लेकिन ज़ाहिर है आपके जो बड़े नेता हैं वो जब से उपचुनाव घोषित हुए हैं वो फील्ड में जुट गए हैं। उससे पहले भी जुटे हुए थे। उनको लग रहा था कि जो स्पीकर ने इनको योग्य करार दिया है, ज़ाहिर है उपचुनाव होंगे लोकसभा के साथ। अब अगर इन केस ठीक है, भाजपा सब बागियों को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो चर्चाएँ इनकी हो रही हैं। लेकिन इन केस किसी बड़े नेता को बलि बनाया जाता है और वो निर्दलीय होकर खड़ा होता है, तो आपका कहीं न कहीं काडर भी थोड़ा छिटकेगा। उसका लोकसभा में भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन दोनों पोलिंग होनी है।
बिल्कुल, आपके प्रश्न का सीधा जवाब मैं अर्थमेटिक रूप में ही दूँ कि स्पष्ट सीधे रूप से। निश्चित रूप से इसका कई बार नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर के कैडर बेस्ड पार्टी है, नेता के साथ 10 लोग उस प्रकार की परिस्थिति में या 15 उसके मंडल के लोग उस प्रकार की स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन निचले लेवल पे क्योंकि चुनाव मूल रूप से हमारे लिए लोकसभा का चुनाव पहली प्रायोरिटी पे है, फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी उपचुनाव भी है। क्योंकि चुनाव जब राजनीतिक दल के रूप में लड़ेंगे, कैंडिडेट दोनों कमल के फूल के साथ लड़ेंगे तो दोनों हमारे लिए प्रायोरिटीज बन जाती हैं। लेकिन दोनों का समायोजन करना, किस प्रकार से जोड़ना, किस प्रकार से चलाना, वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की रचनाओं के आधार से होगा, लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए एक ही प्रकार की योजना होगी। उस योजना का मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूं कि उसका जो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी काल्पनिक है कि क्या परिस्थिति बनी। हो सकता है कि सब लोग ही समायोजित हो जाए, जो वर्तमान नेतृत्व है यही आ जाए, तो फिर ये परिस्थिति काल्पनिक हो जाएगी। उनमें से कुछ आते हैं तो हमें किस प्रकार से चलना है, वो योजना पूरे संगठन से बैठ करके पार्लियामेंट क्षेत्र में और मंडल के साथ बैठ करके होगी। लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है, जो सवाल है वो तो सही है कि कार्यकर्ता की भावना को वर्तमान मंडल और वर्तमान के जो कार्यकर्ता उनका स्वभाव तो अपने नेता के साथ ही होगा। लेकिन संगठन के अंदर भाजपा का कार्यकर्ता जो है बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन मानता है। वो उस वक्त की ऐसी यदि परिस्थिति दूसरी बनती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त बात की जाएगी उसके साथ। जी, संदीप जी, उपचुनाव होंगे जाहिर है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा सबके लिए दरवाजे नहीं खोल रही है, ऐसी सूचना है। तो जो आना चाहेंगे घर वापसी, कुछ ने कोशिश की भी थी, लेकिन उनको कभी चंडीगढ़, कभी ऋषिकेश तो कभी गुड़गाँव पहुँचाया गया कि वो टूटे ना। ठीक है, आपको सत्ता में बने रहने के लिए एक विधायक की और ज़रूरत है बहुमत के लिए। ठीक है, 6 पे होगा, कहीं न कहीं मुद्दे चलेंगे तो आप भी कुछ सीटें तो जीतोगे। लेकिन अगर ये कुछ घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ अब माहौल ऐसा तैयार हो गया है कि इनके कारण सरकार संकट में आई और इन्होंने दगा किया। इन पे भरोसा कैसे करोगे आप, अगर ये कुछ लोग वापसी चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं जी, ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति का जो बेस है, राजनीति की जो बुनियाद है वो जन भावनाओं के ऊपर चलती है। और जन भावनाएं जो है वो इस समय प्रदेश सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और जन भावनाओं के अनुसार इन लोगों ने, जो 6 लोग यहाँ से गए हैं और 6 लोगों ने जो जन भावनाओं का निरादर किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने उन भावनाओं को ना समझते हुए उनको शेल्टर दिया है, जो होना नहीं चाहिए था। और ये जी, भाजपा का जितना भी प्रकरण था वो पूरी के पूरी तरह भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो पूरी तरह एक्सपोज हुई है। और जिस मुद्दे के ऊपर ये लेके गए थे कि अब यहाँ से इनको कभी चंडीगढ़ में रखा, फिर उसके बाद उत्तराखंड में ले गए, फिर उसके बाद इनको दिल्ली में ले गया, लेकिन सब के सब ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। मैंने पिछली डिबेट के अंदर भी कहा था कि जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो अपने आप में एक लीगल इंस्टीट्यूशन होता है। तो एक लीगल इंस्टीट्यूशन दूसरे लीगल इंस्टीट्यूशन को ओवरशैडो नहीं कर पाता। ये आज तक हुआ है। लेकिन जिस तरह का प्रकरण आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, वो पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहता हूं, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के तरह देखा जा सकता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। एक तरफ से छह विधायकों को उठाया गया, उनको खरीद फरोख्त की, झन बल, थल बल, जो भी कर सकते थे उसका उन्होंने वो किया। आज किस नैतिकता के आधार पे भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी? अगर ये उपचुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पे नेतृत्व है, आपने भी कहा, प्रवीण जी ने भी कहा, कि जो वहां का लोकल नेतृत्व है उसके ऊपर जो है, उनके ऊपर क्या गाज गिरेगी और उनकी भूमिका क्या रहेगी। अब तो स्थिति ये बनने जा रही है कि वहां पे अगर इनको टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर खाते ये कहने लगे कि हम जो है कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि इनको पार्टी में वापसी नहीं लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर जो निर्णय लेना है वो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय लेगा। लेकिन इस सारे प्रकरण के अंदर जो जो चीजें घटित हुई है, आज मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा था वो आम लोगों के सामने आया है, और जन भावनाएं जो है कांग्रेस के प्रति है, इन 6 लोगों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। देश के अंदर ये कहा जा रहा है कि मोदी लहर है। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं मोदी जी का फैक्टर रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा है।
लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की बात इन्होंने साजिश रची थी, वो बेनकाब हो चुकी है। और 6 मई के अब क्या होगा इसके अंदर, जो आने वाली माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर, माननीय उच्चतम न्यायालय इसके ऊपर क्या फैसला ले सकता है, इसके ऊपर जो नोटिस अब स्पीकर साहब को आएगा, उसका जवाब यहाँ से जाएगा, उसके बाद डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पड़ती जाएगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है वो इसकी डेटें जो है, इसकी तिथियां जो है चुनावों की, वो घोषित कर दी हैं। और ये चुनाव के अंदर जबरदस्ती जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता को धकेला है। और इसका इम्पैक्ट मैं बता देता हूं कि जिस तरह की नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो लोकसभा के अंदर भी पड़ेगा। लोकसभा के चुनावों के अंदर भी इसकी जो हमारी जो सिंपैथी रहेगी लोगों की, वो रहेगी। गारंटियों की बात करते हैं, 5 गारंटियां यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। 5 गारंटियां पूरी हो गई, बीच में आचार संहिता लग गई है, और उसके बाद भी हमने कहा है कि गारंटियों के ऊपर हम आएंगे और धीरे धीरे गारंटियों पूरी करेंगे। इससे हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर दावे से कहता हूं कि इस चीज का खमियाजा जो है आने वाले लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो लोग थे जिन्होंने इनको साथ दिया है, या जो बागी लोग थे, उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि राजनीति हमेशा जन भावनाओं के ऊपर आधारित होती है। और इस तरह का जो केस आया है, ये पहला केस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आया है जो इस तरह की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा है, कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र को ये बुलाने में, ये हमेशा षड्यंत्रों की राजनीति करते आए हैं, और ये षड्यंत्रों को, इस षड्यंत्र को बुलाने में नाकामयाब हुए हैं। जो इन्होंने चेकमेट का जो खेल खेला था, वो चेकमेट का जो खेल है, वो आज इनके ऊपर ही लागू हो गया है। और ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। जी, जयराम ठाकुर जी ने कल भी दावा किया है कि भारत में मोदी जी की सरकार पीट हो गई और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनेगी इन उपचुनावों के बाद। तो ये इस दावे को लेके कहीं ना कहीं वो अब भी नहीं छोड़ रहे कि ये चीजें होंगी, दावे उनके बरकरार हैं। जयराम जी, डॉक्टर साहब जयराम जी, मैं उनका माननीय पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, और वो हमेशा कहते थे कि आज रात को सोएंगे, सुबह सरकार बदल जाएगी। सुबह विधानसभा में हमारे विधायक जाएंगे और शाम को सरकार बदल जाएगी। आज तक तो ये हुआ नहीं है। और अब ये तय कर ले कि जयराम जी, अगर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्चस्व की जंग छिड़ने जा रही है, उसको कौन उसकी अगुवाई करेगा? ठाकुर जयराम जी करेंगे, या माननीय बिंदल जी करेंगे, या प्रेम कुमार धूमल जी करेंगे, या माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे? ये तो जयराम जी इसके ऊपर तो साफ अपनी प्रतिक्रिया दे दें। ये तो 6 फरवरी में जिस दिन ये घटना घटी थी, 6 फरवरी से लेके आज तक इनके जितने भी बयान है, वो सारे के सारे बयान इस तरह के थे कि जी दोपहर को, अभी 2 घंटे के बाद सरकार बदल रही है, अभी दोपहर को सरकार बदल रही है, अभी शाम को सरकार बदल रही है। अरे भैया, राम राज्य की दुहाई देने वाले लोग हैं आप लोग। आप क्या नैतिकता, क्या मर्यादा हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के अंदर घट रहे हो, है ना? तो जयराम जी के विश्वास में, उनकी बातों के ऊपर तो मैं विश्वास नहीं करता। अगर जयराम जी का नेतृत्व सही होता तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनावों के अंदर 25 सीटों के अंदर काउंटर कैंडिडेट ना खड़े होते। तो भारतीय जनता पार्टी आज ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पक रहा है, उसकी जो पीछे से कोई ना कोई जो मास्टर माइंड जो काम कर रहा है, क्या जयराम जी काम कर रहे हैं, ये जगत प्रकाश नड्डा जी काम कर रहे हैं? अपनी दिशा और दशा तो तय कर ले भारतीय जनता पार्टी कर ले, उसके बाद मतलब कांग्रेस की तरफ ब्रेक इनटू करने की बात करें। बिल्कुल प्रवीण जी, ये इन्होंने बात संदीप जी ने सही की, क्योंकि बगावत पे भाजपा हमेशा जूझती है, ये चाहे कोई भी यहाँ का विधानसभा का चुनाव रहा हो। और अगर इन्होंने इन 6 लोगों की एंट्री कर दी तो बड़ी बगावत होगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और वर्कर में, सीनियर लीडर में ये आम चर्चा है, उस बगावत को शायद भाजपा ना रोक पाए। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, इससे कम से कम जिस तरह से अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि 3 को लिया जा सकता है, 3 को नहीं लिया जाएगा, इससे सबसे बड़ा एक फायदा तो सबसे पहले कांग्रेस को होगा कि वो जो उनके कुछ लीडर्स के बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, तो इनका हशर देख के तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई आने की हिम्मत करेगा। सबसे ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को इस बात का होगा। और अब सेकंड बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा है कि बेसिकली जो पार्टी के नेता हैं, उनकी कथनी और करनी के बीच में अंतर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है।
कहते कुछ और हैं, कर कुछ और हैं। उसकी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अपने कार्यकर्ताओं को खूंटे से बंधी हुई गाय की तरह ना माने। वो बात बिल्कुल ठीक बोली सुमित जी ने कि अनुशासित कार्यकर्ता थे, वो समय चला गया। जब आपके नेतृत्व ही अनुशासित नहीं रहा तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कार्यकर्ता भी अब अनुशासित रह जाएगा। 24 लोग पहले विद्रोह कर चुके हैं, 8 लोग जिनका टिकट कट चुका है वो विद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं, 9 लोग और आने की फिराक में हैं। ऐसे कंडीशन के ऊपर जो है इस तरफ भी कांग्रेस है और दूसरी तरफ भी कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस बात को समझ रहा है कि अगर ए कांग्रेस और बी कांग्रेस में से ही चूज करनी है तो ठीक है, ए कांग्रेस को ही चूज कर लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, दूसरी तरफ को पूरी की पूरी कांग्रेस ही आ रही है ना। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास ऑप्शन है कि इन दो कांग्रेसों में से कौन सी कांग्रेस चूज करनी है। जी, और ये वाली असली कांग्रेस चूज करनी है या नकली कांग्रेस चूज करनी है। अब इस चीज को नेतृत्व बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। पिछली बार भी उन्होंने नहीं सोचा, उनको लगा कि जो हम डिसीजन ले लेंगे कार्यकर्ता मान लेंगे। हुआ क्या, 70% वोट लोकसभा में मिले थे, 49% वोट विधानसभा में मिले थे, और जब आपका विधानसभा का चुनाव है तो मात्र 43% वोट रह गए। 27% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मुख मोड़ लिया था। इस बात को शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। आज भी उनके पास ऑप्शन है, ये 6 सीटें हैं, अगर ये 6 की 6 सीटें जीत जाते हैं तो निश्चित तौर से सरकार बना लेंगे अपने आप, और सिर्फ 2 महीनों के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो इधर उधर के लोगों को लाने के बजाय ये 6 वो सीटें हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी मेहनत करके जीत सकती है। आज भी हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रक्चर है वो कांग्रेस के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल बहुत मजबूत है। अगर सारे कार्यकर्ता और नेतृत्व मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है टक्कर देने का। कांग्रेस के पास इन 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में इनके एस्टैब्लिश लीडर अब खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल नई लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और ठीक 2 महीने के बाद सरकार होगी उनकी, और उसके बाद जो है कांग्रेस की एक और बड़ी मुश्किल आएगी। जो लाभ के पदों के ऊपर जो एमएलए उनके ऊपर भी केस चला हुआ है, वहां पे भी बाय इलेक्शन की बता सकती है। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी बेसिक के ऊपर ही चिपके रहे तो ज्यादा बेटर है। जी संदीप जी, सीपीएस मामला भी कहीं ना कहीं उलझा रहा है। नौबत अगर आ गई वहां भी बाय इलेक्शन की तो आपकी सरकार तो वैसे ही निकल जाएगी हाथों से। देखिए डॉक्टर साहब, सीपीएस का मामला जो है अभी सब जुडिस है, और उसके अंदर जहां तक सवाल है तो मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर टर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके ऊपर अगर जो भी हमारे लिए वर्स्ट से वर्स्ट फैसला आएगा तो उसमें टर्मिनेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से प्रवीण जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 6 अपने नेतृत्व पे विश्वास करे, अपने जो पुराने वहां के लोग हैं उनको ही टिकट दे, तो मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा दगा क्या हो सकता है। आज आप 1 महीने से उन लोगों को घुमा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको घुमा रही है, आज इससे बड़ा धोखा उनके साथ क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है कि पीछे पीछे खाई है और आगे कुआं है, ये वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बाकी जो अन्य मामले भी हैं उसके अंदर भी जो चीजें आएंगी, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आज सुनकर लिख लेना, बेशक हार जीत तो चुनावों में होती रहती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप ये देख लेना तो सच्चाई ये है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, जो 14वीं लोकसभा बनने जा रही है, उसके अंदर 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 4 सीटों पे हम भी लड़ेंगे। तो उसके अंदर जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों का जो इम्पैक्ट रहे, उन परिणामों के पीछे का जो इम्पैक्ट रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। जो फरवरी माह में जो घटित हुआ, और उससे पहले जिस दिन से डे 1 से जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी थी,
उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, वो बोलने लगे थे कि सरकार अब 6 महीने में जाएगी, 5 महीने में जाएगी। वो बात सही है, मुख्यमंत्री और मंत्री तो माहौल बना रहे हैं कि धन बल का प्रयोग हुआ हमारी सरकार, और जनता में एक सहानुभूति दिखनी भी शुरू हुई है। लेकिन आपका कांग्रेस संगठन इसको आगे क्यों नहीं ले जा रहा है? आपका कांग्रेस संगठन क्यों सोया हुआ है? सवाल ये। कांग्रेस, डॉक्टर साहब, कांग्रेस संगठन कोई सोया हुआ नहीं है। कांग्रेस की ब्लॉक कमेटियां सारी के सारी बन चुकी हैं, बूथ कमेटियां सारी के सारी बन चुकी हैं, और सिर्फ हम अपने कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का जो नीचे कार्यकर्ता है कि उनके कैंडिडेट कौन आते हैं, वो मेरे ख्याल में आज दिल्ली के अंदर बैठक है, तो 1-2 दिनों में चीजें तय हो जाएंगी कि किसको कहां से लड़ाना है, चुनाव लड़ना, और किस रणनीति से आना है। और एक चीज और मैं बताता हूं, कांग्रेस के अंदर जिस तरह से ये चीजें घटित हुई, वो चीजें भी आज की डेट के अंदर जो इन कॉन्स्पिरेसीज के पीछे कोई लोग रहे होंगे अगर कांग्रेस के, तो वो भी सामने आ चुके हैं धीरे धीरे। उनका भी पता लग रहा है कि कहां कौन सी चीजें घटित हुई है। और आज माननीय प्रतिभा सिंह जी दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं, तो वहां बैठक है। परसों से बिलासपुर से ही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो मुंबई गए हैं। मुंबई में वो यात्रा का संपन्न होने के बाद आज दिल्ली में बैठक है, तो वो सारी की सारी चीजें घटित हो जाएंगी और सब चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या रहेगा, वो बड़ा क्वेश्चन हो गया है। जो मर्यादाओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, बहुत आगे। मैं सुमित, एक सवाल रहेगा कि 2 हलकों पे उपचुनाव होगा मुख्यमंत्री के जिले हमीरपुर में, और 2 उपचुनाव होंगे उप मुख्यमंत्री के जिलों में। जाहिर है दोनों का प्रेशर पड़ेगा, दायित्व भी होगा कि वो इन चीजों सीटों को जिताएं। तो आपको इन 4 हलकों में लोकसभा में भी कहीं लॉस ना हो जाए, ये बड़ा मतलब एक चर्चा का विषय चल रहा है आजकल ये। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि चुनाव होता है, और दूसरी बात जहां तक इन्होंने बार बार हमारे भाई संदीप जी ने कही, भाजपा का चरित्र, भाजपा का चरित्र, चाल, चेहरा, चित्र बहुत स्पष्ट है। आप अपनी, सबसे पहले आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे कि आप अपने विधायकों को नहीं बचा पाए हैं? आपने झूठी गारंटियां दी। आप 2003 में भी, 2012 में भी कभी फॉर्म भरवाते थे, कभी बेरोजगारी के नाम पे, कभी रोजगार के नाम पे, और अब 1500 रुपए पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद भी। आप हर जगह गलत कर रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, और सरकार आपकी आपके ही कारण टूट रही है, क्योंकि आपके नेतृत्व में इतना एरोगेंस है कि वो अपने विधायकों की बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। आपने जहां तक प्रश्न किया कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर ये 4 जगहों के ऊपर उपचुनाव होगा, मैं फिर काल्पनिक किसी को अभी प्रश्न मान रहा हूं। यदि ये उपचुनाव होता है तो वहां पे मैं आज भी इस बात पे बड़े तय और 100% कह सकता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन वह संगठित है, और संगठित नेतृत्व नीचे कार्यकर्ता जो धरातल स्तर पे है। और हमारे विश्लेषक जी ने भी कहा कि भाजपा का नीचे तक कुनबा जो संगठन का है वो कांग्रेस की तुलना में मजबूत है। आम कार्यकर्ता भाजपा के कमल के फूल को देख करके ही आगे बढ़ेगा, और जिसके पास भी कमल का फूल होगा उसके साथ चलेंगे। लेकिन आज भी अभी तक इसको मैं नैरेटिव ही मान रहा हूँ, काल्पनिक मान रहा हूँ। क्या होगा, किस दिन तय होगा, उस दिन बाद स्थिति को स्पष्ट करके और उस समय उस प्रकार की योजना को बनाएंगे कि किस प्रकार से इस चुनाव में, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में हमें आगे बढ़ना है। पर मोदी जी के नेतृत्व में ये इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यदि गिरने की स्थिति की ओर लगातार निरंतर बढ़ रही है, सीपीएस का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला है उसमें भी जाएंगे। ये गिर थे, पहले भी गिरे हैं इनके 5-6 लोग, वीरभद्र सिंह सरकार में भी हटाने पड़ेगा, हाई कोर्ट उस वक्त भी हटाए थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के। एक्ट नहीं था, अब इन्होंने एक्ट की आड़ ली है। अब इन्होंने एक्ट की आड़ ली है। 2006 का जो एक्ट है उसी के तहत आपकी सरकार ने भी बनाए थे, धूमल साहब ने भी बनाए थे सीपीएस, वीरेंद्र कंवर जी, सतपाल जी, अपने पोंटा से सुखराम जी, और भी लोग बनाए। बिल्कुल, लेकिन वो हम जो इस केस को लड़ रहे हैं, ये अपने एक अन्य, इस राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, एक अन्य राज्य में भी सीपीएस के लोग बने थे, ऐसे ही एक्ट के प्रोविजन में थे, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तहत जाकर के वो सारे सीपीएस को हटाना पड़ गया था। वो एक अलग परिभाषा, उस परिभाषा के दायरे में जब ये केस कोर्ट के अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से इन्हें वहां भी मुंह की खानी पड़ेगी। और उस वक्त भी, क्योंकि निरंतर आज देख लीजिए जितने लोगों को बनाया जा रहा है सिर्फ उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जा रहा है। मायने ये कि जब घर
पूरा लुटने की ओर चला गया है, तो प्रसाद के रूप में पदों को बांटा जा रहा है। वो मतलब सुधीर आप शर्मा जी ने भी गवर्नेंस के टिप्पणी लिए की है नहीं है। कि जब जब चादर लगी फटने तो खरात लगी बटने। बिल्कुल, जब मतलब आप गवर्नेंस के लिए नहीं, आपको सिर्फ सत्ता और कुर्सी को बचा करके रखना है। 1.5 वर्षों में आप अभी तक कोई भी ऐसा गवर्नेंस का काम नहीं कर पाए कि जो भी आपने गारंटी दी थी, उस गारंटी को आप पूरा कर पाए। वहां फेलियर हुई है। यदि आज इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई गारंटी चलेगी तो 80 लाख मतदाता प्रदेश के और ये 6 जो हमारे जहां मान लीजिए कि उपचुनाव होता है, वहां के मतदाताओं को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है और उसी गारंटी के आधार से कांग्रेस की गारंटियों से मोदी जी की गारंटी तक तो पहुंच गए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ बागियों के भी विधानसभा क्षेत्रों में 6 के 6 उपचुनाव घोषित हुए हैं। बागियों की सभी बागियों की एंट्री भाजपा में मुश्किल लग रही है। भाजपा में एंट्री हो जाएगी, लेकिन टिकट सबको टिकट देना भाजपा नहीं कर पाएगी इस चीज को, क्योंकि अभी से ही विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं। बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया उन हलकों के जो हारे हुए हैं, पिछली बार कम मतों से हारे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में सबके सब बागी क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी एक चीज जनता के अंदर जगानी शुरू कर दी है कि धन बल का प्रयोग हुआ है हमारी सरकार को गिराने। जनता की सहानुभूति लेने में सुप्पू, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी जुट गए हैं। हालांकि वो एक बड़े गहरे सदमे से गुजरे हैं, लेकिन अब उनकी भी बयानबाजी लगातार आ रही है, मंत्री भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का संगठन अभी पीछे है। कुछ प्रवक्ता लोग एक्टिव हैं, कुछ प्रवक्ता लोग चुप बैठे हैं, कुछ बड़े बड़े जनरल सेक्रेटरी ये वो सारे खामोश बैठे हैं। संगठन को जगाना पड़ेगा कांग्रेस को भी। लेकिन जाहिर है कि भाजपा में भी इन उपचुनावों में अगर बागियों को टिकट दे दिए जाते हैं तो एक नई बगावत देखने को मिल सकती है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।